हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में होगा फील्ड ऑफ व्यू से स्टार्ट, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ सवाल किया था किसके ऊपर, वो इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो अब फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड का मतलब क्या समझ में आता है? रीजन, एरिया से इसका कंसर्न होता है। फील्ड किससे कंसर्न है? एरिया से, है ना। कितने रीजन में आप इमेज को देख सकते हो, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू है। व्यू का मतलब देखना, कहाँ से आप देख सकते हो। मान लो कि आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एक मिरर है आपके पास। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। तो यहाँ से लाइट जाएगा, बहुत सारे लाइट, ठीक है, बहुत सारा रे इससे निकल के किसके ऊपर जाएगा? इस मिरर के ऊपर। मिरर के ऊपर जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, बहुत सारा रे। तो एक रे ऐसा होगा जो बिल्कुल इसके टॉप को हिट करेगा, ठीक है ना। और दूसरा रे ऐसा होगा जो इसके बिल्कुल बॉटम को हिट करेगा, ठीक है। अब ये हिट करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे एक नॉर्मल आप बनाओगे। नॉर्मल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा? एक नॉर्मल बनेगा और नॉर्मल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखो क्या है, ये अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? मिरर है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर में जब टकराया तो क्या हुआ? पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर में टकराया, ये गया, एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ, एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ। क्या यही दो रिफ्लेक्टेड रे है? नो, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे होंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बहुत सारा रे होगा। लेकिन ये सभी रे इसके अंदर ही रहेगा, ये सभी रे इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर कोई रे नहीं जा सकता। तो अब ये जो रीजन आया, ये जो रीजन बन रहा है, ये क्या है? ये फील्ड ऑफ व्यू है। अब इसी रीजन में आप रह के देख सकते हो। अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, तो क्या ये देख सकता है? नहीं देख सकता है। दैट मीन्स ये फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। अच्छा, ये यहाँ पे अगर कोई इंसान को बिठा दिया जाए तो ये भी नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। और जो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर होगा, ठीक है, वो इमेज को नहीं देख पाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू एक वैसा रीजन होगा जिस रीजन में रह के आप इमेज को देख पाओ। अच्छा, अगर इसके इमेज का बात किया जाए तो ये कहीं इधर बन रहा होगा, है ना। तो ये वाला इमेज किस किस को दिखेगा? यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, राम, क्या देख सकता है? यस। यहाँ पे रामलाल देख सकता है? यस। यहाँ पे श्यामलाल देख सकता है? यस। मतलब यहाँ पे जितने लोगों को आप खड़ा कर दे कहीं भी, है ना, इस रीजन में, तो ये क्या हो जाएगा? उस इमेज को देख पाएगा। और जिस रीजन में कोई भी इंसान खड़ा होके इमेज को देख पाता है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। अब क्या फील्ड ऑफ व्यू पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए कुछ अलग होगा? तो जी बिल्कुल अलग होगा, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे ही हम लोग लाते हैं तो सिनेरियो बदल जाता है। अगर आप डेफिनेशन का बात करें तो कहता है कि एरिया इन विच रिफ्लेक्टेड रे रीचेस, ठीक है ना। जिस एरिया में रिफ्लेक्टेड रे रीच करता है वो एरिया फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। और ये हमने एग्जांपल लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का, जब इसके बिल्कुल मिडिल में रखा गया तब। अच्छा, सिचुएशन कुछ और बदला जा सकता है। कैसे बदल सकते हैं? ध्यान दें। अगर आपके पास एक मिरर कुछ ऐसा हो, है ना, यहाँ पे एक मिरर है आपके पास, ये लो, ये मिरर बिल्कुल यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे रखा हुआ है तो आप क्या सोचेंगे इसके लिए? ठीक है, कहता है कहाँ से कहाँ तक आप देख सकते हो, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? ठीक, तो वही फिर से वही आएगा, वही बात क्या कि एक बिल्कुल टॉप पे हिट करवाओ, ठीक है। इससे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकल सकता है। तो एक रे को आप लोग कहाँ पे हिट करवाओ? बिल्कुल टॉप पे। और एक रे को आप लोग कहाँ पे हिट करवाओ? बिल्कुल बॉटम पे। अब क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो ये देखो कहीं इधर चला गया। क्लियर? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ठीक उसी प्रकार यहां भी तो होगा ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये यहां क्या निकलेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, है ना। तो ये निकला रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये रीजन बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे का। अच्छा, इसके बाद कोई भी करवाओगे ना तो ये इसके बीच ही रहेगा, इसके बीच ही रहेगा, ये वाले रीजन के बीच रहेगा। तो ये रीजन जो बना, ये रीजन क्या है? फील्ड ऑफ व्यू है। ये क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। तो देखो अब आप इसमें सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे अब बात को, तो क्या कोई इंसान को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, यहाँ पे, तो वो ये इंसान इसके इमेज को नहीं देख पाएगा। पहले तो इमेज तो बनाओ, तो इमेज कहाँ बन रहा होगा? इसको पीछे की तरफ आप बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की तरफ आप बढ़ाएंगे, ये देखो इमेज बन गया, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना? यहाँ पे बन रहा है ना। ये आप ऐसे मिलाओ
तो ये वाला इमेज कौन देख पाएगा? क्या ये देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। ये देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। यहाँ पे देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि आपको हर हाल में फील्ड ऑफ व्यू के अंदर जाना है। और अगर आप ऑब्जेक्ट के प्लेस को बदलते हो, ऑब्जेक्ट के प्लेस को जब बदला जाएगा तो फील्ड ऑफ व्यू भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप क्या रखे थे? बिल्कुल मिडिल पे रखे थे, तो फील्ड ऑफ व्यू देखो ऐसा कुछ आया था। अब इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला दिया गया तो फील्ड ऑफ व्यू देखो कहीं और चला गया। तो फील्ड ऑफ व्यू शिफ्ट होते रहता है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस करोगे तो फील्ड ऑफ व्यू भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे सोचो, इमेजिन करो कि आप बिल्कुल एक आपके मिरर आपके सामने एक मिरर है, ठीक है, उधर कहीं दूर एकदम एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या उस ऑब्जेक्ट किया था कि जो एक प्लेन मिरर होता है उसका जो लेंथ होता है वो इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, मतलब वो बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट का भी इमेज बना रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको उसके फील्ड ऑफ व्यू में जाना पड़ेगा। और ये फील्ड ऑफ व्यू कहां लाई करता है? ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कि वो कहां पे रखा गया। जैसे आपने अभी इस ऑब्जेक्ट को क्या किया? थोड़ा सा शिफ्ट करवाया तो क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू था। वैसे ही हम लोग बात करेंगे किसके लिए? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या बनेगा? जैसे अपने पास एक मिरर है, ठीक है, और यहां पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है ना। तो यहां से आप पहले एक ऐसा इंसिडेंट करवा दो, ठीक है। अब इसका इमेज तो आप जानते हो, जितना इधर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। तो यहां कहीं इमेज बन रहा होगा, ये लो, है ना, ये इमेज क्लियर। अब ये इमेज बन रहा होगा, इसका रे डायग्राम अगर आपको प्लॉट करना होगा तो क्या करेंगे? तो यहां से आप एक टॉप पे लेके जाओगे। ये हमेशा एप्लीकेबल होगा कि एक कहां पे जाना चाहिए? टॉप पे जाना चाहिए, और एक बिल्कुल बॉटम पे। ठीक है, तो ये ले जाओ टॉप पे, यहां से गया, ठीक है ना। यहां से भी एक टॉप पे जाएगा, तो पहले यहां आप इसको रिफ्लेक्ट करवा दो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन। अब क्या करना है? बॉटम से लेके जाना है बिल्कुल, और ऑब्जेक्ट के बॉटम से मिरर के टॉप तक। ये गया, है ना। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लो, ठीक है ना, यहां तक गया। अच्छा, अब सर ऊपर वाले का बात करें तो ऊपर वाले से क्या जा रहा होगा? यहां से बॉटम तक एक रे जा रहा होगा, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया। अब क्या करें? यहां से बॉटम से लेके जाओ, एक यहाँ पे हिट करेगा, है ना, बिल्कुल मिरर के एंड पे, और यहाँ पे हिट करेगा तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें फील्ड ऑफ व्यू कौन कहलाएगा? देखिए, अगर आप इन दोनों रे के बीच रहते हैं, ये वाला रे, है ना, तो ये कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू है। इसमें अगर आप रहोगे तो क्या होगा? आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसमें अगर आप रहोगे तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन कोई क्या किया? यहां पे आके खड़ा हो गया, तो इसको क्या दिखेगा? अब ध्यान दीजिए, ये जो है ये टॉप वाला रे है, जो टॉप से गया है, ऑब्जेक्ट के टॉप से, वो क्या हो गया? इसके तो नीचे रह गया। इसके आंख तक कौन पहुंच रहा है? इसके आंख तक पहुंच रहा है इसके ऑब्जेक्ट के बॉटम वाला रे, ऑब्जेक्ट के बॉटम वाला रे। इसका मतलब ये जो देख पाएगा वो सिर्फ बॉटम को देख पाएगा, ना कि टॉप को देख पाएगा। यानी सर को नहीं देख पाएगा, किसको देखेगा? पैर को देखेगा। तो इसको सिर्फ पैर दिखाई देगा, ना कि सर दिखाई देगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हो जाए तो इसको क्या दिखाई देगा? तो ये देखो, सर से जा रहा है, सर वाला रे इसके आंख तक पहुंच गया, बॉटम वाला नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो अगर ये यहाँ खड़ा होगा तो सिर्फ सर को देख पाएगा, ना कि किसको देख पाएगा? पैर को। ठीक है, पैर को देखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर कोई खड़ा है तो ये क्या होगा? सिर्फ सर को देख पाएगा, और यहाँ यहाँ अगर खड़ा है तो पैर को देख पाएगा, और यहाँ खड़ा है तो सिर्फ सर को देख पाएगा। और ये आपका क्या है? कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू। इस रीजन में अगर आप रहते हो, इस रीजन में, तो क्या होगा? आप कंप्लीटली बॉडी को देख पाओगे, और इधर रहते हो तो कंप्लीटली बॉडी को नहीं देख पाओगे। कहीं से सर देख पाओगे, कहीं से पैर देख पाओगे। तो जब भी आपको फील्ड ऑफ व्यू दिखाना होगा तो क्वेश्चन इससे सवाल क्या पूछा जा सकता है? ठीक है, नीट वीट में ऐसा बहुत सवाल किया जा चुका है कि आप ये बताओ, इसमें रीजन दे देगा, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4। ठीक है, वेयर शुड एन ऑब्जर्वर स्टे सच दैट ही कैन सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहां? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो अगर मल्टीपल
चॉइस रहेगा, 2 नंबर और 3 नंबर देख पा रहा है ना, तो आप आंसर क्या बनाएंगे 2 और 3। ठीक है, तो ऐसा सवाल आ सकता है। अब अगर इसी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाए कि इसको थोड़ा सा नीचे कर दे, तो फिर वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। क्या क्या अप्लाई करेंगे? वही कॉन्सेप्ट कि इसको जब यहाँ पे ला दिया जाएगा तो यहाँ से एक टॉप पे, फिर बॉटम वाला टॉप पे, बिल्कुल जो यहाँ पे आपने किया यहाँ से ऑब्जेक्ट को कर देना, फील्ड ऑफ व्यू खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर आपको इमेज बनाने का मन कर रहा है तो ये देखो ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको आप यहाँ से ये टॉप पे जाएगा और ये वाला यहाँ से बॉटम पे जाएगा, ये है ना, तो इमेज बन जाएगा। तो आप इमेज बनाना जानते हैं ऑलरेडी। तो ये है अपना फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, तो सवाल है एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी नाम का एक पॉइंट सोर्स है। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, बी नाम का एक पॉइंट सोर्स है एट ए डिस्टेंस l फ्रॉम द मिरर। देखो l डिस्टेंस पे है, इन फ्रंट ऑफ ए सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर के सेंटर पे रखा हुआ है। ऑफ विड्थ d, मिरर का विड्थ कितना दिया हुआ है d, हंग वर्टिकली ऑन ए वॉल, एक दीवार के ऊपर ऐसे क्या है टांगा हुआ है। ठीक है, ए मैन वॉक, एक आदमी जो चल रहा है, ठीक है, वॉक कर रहा है ऑन ए लाइन पैरेलल टू द मिरर, ऑन ए लाइन पैरेलल टू द मिरर एट ए डिस्टेंस 2l। मिरर से इस जो लाइन है, जिस लाइन पे चल रहा है आदमी, उसका डिस्टेंस कितना है 2l है। ठीक है, एज शोन हियर फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स। कह रहा है कि आप ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करिए जहां पे तक वो देख पाएगा किसको, इसके इमेज को मिरर के अंदर। ये कहीं ना कहीं सवाल किससे दिख रहा है आपको? फील्ड ऑफ व्यू से। तो अब देखो क्या करना होगा, फील्ड ऑफ व्यू बना दो सिंपली, इस लाइन के ऊपर कितना दूर फील्ड ऑफ व्यू है और उसी को हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो अगर एक लाइट देखो सोर्स से चल के कहां तक गया, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ, जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतने एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतना एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया रिफ्लेक्ट। अब क्या करना है, जो आदमी चल रहा होगा, ठीक है ना, उसको कहां से कहां तक इमेज दिखेगा, तो यहां से दिखना शुरू होगा, है ना, और यहां तक पहुंचेगा, दिखते रहेगा। यानी ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिया हुआ तो कितना है आपको, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है कितना d, यहां से यहां तक का डिस्टेंस l है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस l है, इतना ही दे रखा है इन्होंने। क्या कर सकते हैं हम, यहां से एक लाइन ऐसे प्लॉट कर दो, कहां तक, उस पाथ तक, है ना, और हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो अगर इसका थिकनेस कितना है d है, यानी इसका विड्थ d है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। इतना पता चल चुका है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, तो ये देखो यहां से एक लाइन खींच सकते हैं और यहां तक लेके जा सकता है। ठीक है, फायदा क्या होगा इस लाइन से, फायदा ये होगा कि देखिए ये वाला है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब दोनों जगह थीटा हम कैसे ले सकते हैं, इसलिए ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया है कि ये बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये थीटा, तो ये भी क्या, थीटा। अच्छा, अब ये साइड देख लो कॉमन है दोनों का, ठीक है, और ये भी थीटा, ये भी थीटा, मतलब ये एंगल जो होगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा अगर ये होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, बराबर। तो ये यहां से यहां तक कितना है, अगर यहां से यहां तक d, तो ये वाला कितना, d/2, तो ये भी कितना हो जाएगा, d/2। ठीक उसी प्रकार ये कितना है, d/2, तो ये भी कितना हो जाएगा, d/2। ये देखो, अब आ जाता है इस पे। अब देखो ये वाला ट्रायंगल जो जिसपे हम लोग घूम रहे हैं, ये ट्रायंगल है ना, और ये ट्रायंगल छोटा वाला, आपस में ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, फिर से ये ट्रायंगल बड़ा वाला और ये ट्रायंगल छोटा वाला, ये दोनों आपस में सिमिलर। ठीक उसी प्रकार ये ट्रायंगल बड़ा वाला और ये ट्रायंगल छोटा वाला आपस में क्या है, सिमिलर। चलो तो देखते हैं, तो सिमिलर है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता है कितना, d/2। चलो d/2, ये वाला डिस्टेंस पता है क्या, नहीं पता है। अगर ये पता चल जाए तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई x, मान लिया हम लोगों ने कितना, x बराबर इक्वल टू, अब क्या मिलेगा, दिस बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो पहले ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l, और डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक कितना, 2l। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस l है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2l है। x फाइंड आउट करना है ना आपको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, d/2 इंटू 2l अपॉन l।
ठीक है, ये L से L कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, d आ गया। ये देखो सिमिलरली अगर इसको भी आप फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखेंगे, ये भी x ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर ये सिमिलर है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो x बराबर ये सिमिलरली कितना आ जाएगा, निकाल के देख लो आप, x डिवाइडेड बाई d बाई 2 है ना, इज इक्वल टू ये वाला कितना 2l डिवाइडेड बाई ये कितना l है ना, l से l कैंसिल हो गया। ठीक है, x बराबर डी बाई 2 इंटू 2 कितना d, यानी ये भी d आया, ये भी d आया और ये भी d आया। कितना दूर हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 3d हो गया, यानी 3d डिस्टेंस तक यहाँ से इसको दिखेगा, यानी इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना दूर तक हो गया। कितना दूर तक दिखेगा, 3d डिस्टेंस तक। आंसर नोट कर लीजिए। तो अब देखो सवाल ये है, फाइंड आउट द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज। ठीक है, मिनिमम हाइट निकालना है मिरर का, क्या करने के लिए, फुल इमेज देखने के लिए। अब देखो ये आदमी है, ठीक है, तो फुल इमेज कब देख पाएगा कोई भी, तो इससे पैरों से निकलने वाला रे इसके आंख तक जाए और इसके आंख से निकलने वाला भी रे इसके आंख तक जाए, मतलब इसके टॉप से निकलने वाला भी रे कहाँ तक जाए, इसके आंख तक जाए। तो ध्यान दो, अगर कोई एक ऐसा इंसान है ना जिस इंसान के सर पे बिल्कुल उसका आंख है, बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे, ठीक है ना, तो वैसे इंसान के लिए देख रहे हैं, तो ये एक तो रे जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर फॉल होगा, उसके बाद वापस आ जाएगा इसी पे, है ना। और दूसरा क्या होगा, यहाँ से एक ऐसा रे गया और इसके ऊपर आ गया। ठीक, ये देखो इंसिडेंट रे है, वापस रिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला नॉर्मल। अब देखो इतना ही मिरर का जरूरत है ना इसको, अगर ये वाला मिरर ना भी होता तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बात समझ में आ रहा है, मतलब ये तो है। अब इसका साइज निकालना है, चलो इसका हाइट ले लेते हैं हम लोग h, इस आदमी का हाइट कितना है h। तो क्या करेंगे, ये तो नॉर्मल गया है, इधर वापस आ गया। अगर h हाइट पे ये गया है तो ये एंगल अगर बराबर होगा और यहां से ऐसा खींच दिया जाए, ठीक है, तो क्या कहोगे आप कि सर ये जो हाइट है ना, क्योंकि ये एंगल बराबर, तो यानी ये वाला भी एंगल बराबर, क्योंकि ये कॉमन है, तो ये जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। और ये कैसा बन गया ट्रायंगल, आइसोसेलेस टाइप कुछ ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, बराबर। जब ये एंगल बराबर तो आइसोसेलेस के टॉप से ये बेस को क्या कर देता है, आधा से डिवाइड कर देता है ना, आधा आधा बांट देता है। तो यानी ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट बचा, ये कितना बचा, h/2। ठीक है, या फिर इसका दूसरा रास्ता क्या है कि आप इसका इमेज बनाओ। आप इसका इमेज बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ तक पे जाके बना, है ना, तो यहाँ पे तो सर का हो गया। अच्छा, अब रिफ्लेक्टेड रे को आप ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है, तो ये बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो हाइट आ गया, ये कितना हाइट आ गया, h/2 हाइट आ गया। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में कह रहा है कि बिल्कुल सेम इंसान अभी भी है वैसा ही, लेकिन इस बार उसका आंख ना बिल्कुल टॉप पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है ना, इस बार उसका आंख क्या है, टॉप पे नहीं है। तो क्या है, नॉर्मल इंसान है, ठीक है ना, ये जादू टाइप इंसान था, ठीक है, एलियन। और ये नॉर्मल इंसान है जिसके सर पे बाल भी है, ऐसा ये लो सर पे बाल, और यहाँ पे इसका आंख है। ठीक, अब क्या होगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट है। अब मान लो कि इसके आंख तक का हाइट कितना था, ये 6 फीट था, ठीक है ना, और ये हाइट कितना है, हाफ फीट, ऐसा कह देते हैं, ठीक है ना। यहां से इसके आंख तक का कितना हाइट, 6 फीट, और ये वाला हाइट कितना है, हाफ फीट। अब देखो बिल्कुल इसके टॉप पे जाओ, इसके जो सर का बाल है उससे एक रे लो और कहां तक जाओ, इसके आंख तक लेके जाओ, क्योंकि देखने के लिए क्या जरूरी है, आंख तक लेके जाना जरूरी है। ये देखो आगे आंख तक, ठीक। तो इसका मतलब अगर यहां से ये है तो ये टोटल कितना 1/2 फीट, तो ये कितना होगा, क्योंकि फिर से वही लगाओ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, तो ये वाला एंगल बराबर। इसका मतलब ये कितना बच गया, ये वाला जो हाइट है या ये वाला हाइट है कितना है, ये हाइट है हाफ फीट का आधा, यानी 0.25 फीट, नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो गया, 6 फीट हो गया। तो 6 फीट के लिए क्या, कहाँ लेके जाना है, आंख तक लेके जाना है ना, ये गया वापस। तो अब मिरर का कितना जरूरत पड़ा है, तो देखो मिरर का कहाँ से जरूरत पड़ा, यहाँ से, ये मिरर रिक्वायर्ड है। तो ये मिरर रिक्वायर्ड है, इसका हाइट कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 3 फीट, ठीक है ना। ये अगर इससे हम आंख से ऐसे करें तो ये हाइट कितना, ये वाला हाइट 3 फीट,
है ना, इतना का आधा हो जाएगा 3 फीट, और ऊपर वाले मतलब सर के बाल देखने के लिए कितना 0.2 फीट, तो टोटल हाइट कितना हो गया 3 फीट प्लस 0.2 फीट, कितना बचेगा 3 प्लस 0.2 यानी 3.25 फीट आंसर। ठीक है ना, ऐसे करके रे डायग्राम से सीखें आप। जैसे एक और डायग्राम बनाते हैं, चलो ऐसे ही नॉर्मली ले लेते हैं कि ये एक आदमी है जिसके सर पे ईटा रखा हुआ है, बहुत सारा ब्रिक्स रखा हुआ है, ईट, है ना। अच्छा, और वो आदमी के सर पे है ऐसा, और वो आदमी ऐसा कुछ है ना, इसका इमेज बनाना है, और यहाँ इसका आंख है मान लो ये। तो आप अगर पूरा का इमेज बनाना है, इसके सर पे जो ईट रखा है उसका भी इमेज बनाना है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आंख तक लेके जाना पड़ेगा एक रे, है ना। तो ये जो आंख तक गया, ये दिख रहा है ना, जो आंख तक गया, तो इसका अगर मान लेते हैं कुछ हाइट दिया हुआ है कि इसके आंख से इस ब्रिक्स का टोटल हाइट है 2 फीट, है ना। तो 2 फीट है, तो ये वाला देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। ठीक, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के हाइट को क्या करता है, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हैं इसको बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट कर दिया, कितना बचेगा ये वाला हाइट बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, अगर ये 2 फीट तो ये वाला कितना 1 फीट। तो यानी अच्छा, अब पैर से लेके जाओ, तो पैर से लेके जाएंगे तो ये वाला बनेगा, है ना। ठीक, अब ये वाला जो गया, तो ये वाला भी मिरर क्या है रिक्वायर्ड है, तो ये कितना होगा, अगर यहां से यहां तक का हाइट 4 फीट था इसका, ठीक है ना, तो 4 फीट था, तो ये वाला कितना, फिर से अगर आप ये काम करोगे यहाँ से, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो ये बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर होगा मतलब ये 4 फीट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको डिवाइड करके कितना बना देगा ये 2 फीट। तो टोटल हाइट का कितना जरूरत पड़ा 3 फीट, यानी ये आदमी ब्रिक्स के साथ कितना टोटल हाइट था 6 फीट, और अगर उसको इमेज देखना है तो कितना जरूरत चाहिए 6 फीट का आधा 3 फीट, यानी अगर x का इंसान है, x हाइट का इंसान है, तो उसको पूरा इमेज देखने के लिए x/2 का जरूरत पड़ता है। आप रे डायग्राम से भी क्लियर कर पाते हो, नोट्स में सारा लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप उसको जरूर नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले। अब सवाल ये है, कह रहा है कि देखो एक क्यूबिकल रूम, ठीक है, क्यूबिकल रूम के बिल्कुल सेंटर पे ये खड़ा है। अच्छा, क्यूबिकल रूम का हम साइज बता देते हैं, उसका एक साइड कितने का है 12 फीट का, यानी हर एक साइड कितने का होगा 12 फीट का। अच्छा, ये जो इंसान है ना, ये इसका हाइट क्या है 6 फीट है, ठीक, और इस इंसान को अपने पीछे वाले दीवार का, ये देखो दीवार है इसके पीछे में, इस दीवार का इमेज देखना है सामने पड़े हुए मिरर में, इस मिरर में इसका इमेज देखना है। क्लियर है, तो क्या करना होगा, ध्यान दें, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे बना दें कि यहाँ पे एक मिरर है बिल्कुल इसके सामने, है ना, और पीछे यहाँ पे कौन है, इंसान खड़ा हुआ है, मान लो इसका आंख यहाँ पे है, तो यहीं पे आंख तक ही तो पहुंचाना होता है, ठीक है, और पीछे दीवार है, ये लो, तो ये दीवार का बॉटम से और टॉप से दोनों से क्या होना चाहिए, इरेज जाना चाहिए, कहां तक, रिफ्लेक्ट होने के बाद आंख तक, ठीक है। तो इसको भेजो, क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दीवार है कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे, जब रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, दीवार का इमेज बन जाएगा। अब ये देख लो, ये जो दीवार था, इस दीवार से मिरर का डिस्टेंस कितना था 12 फीट, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 फीट, ठीक है ना। अच्छा, तो 12 फीट आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी क्या बनेगा 12 फीट पीछे। अच्छा, अगर इसको ना, इस ट्रायंगल को एक सिमेट्री बना लो, ठीक है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना है आपके पास, इंसान जो खड़ा था इसी का तो आंख लिया गया है यहाँ पे, तो इंसान जो खड़ा था कितना डिस्टेंस पे खड़ा था, ये बिल्कुल सेंटर पे खड़ा है, इसका मतलब 6 फीट दूर पे खड़ा है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 फीट दूर, है ना, तो ये 6 फीट दूर हो गया। अब ये रे डायग्राम है आपके पास, इसके बेसिस पे आपको क्या कमेंट करना है कि मिरर साइज ऑफ द मिरर पे कमेंट करना है। तो साइज ऑफ द मिरर यही तो है जरूरत, रिक्वायर्ड मिरर इतना ही तो है, ये देखो, है ना। अब इसका साइज कैसे निकालेंगे हम लोग, अच्छा क्या करते हैं ना, ये ट्रायंगल देखना, ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल तो ये है, और दूसरा ट्रायंगल कौन है, ये, 2 ट्रायंगल बनता है और दोनों सिमिलर भी दिख रहा है, तो सिमिलरिटी अप्लाई करते हैं दोनों में। क्या होगा, अगर इसके मिरर के साइज को x कह दिया जाए, और ये हमें दिया हुआ है कितना 12 फीट,
ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सिमिलरिटी अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस भी आपको पता है कितना है, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट, और अगर ये वाला 6 फीट तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 फीट हो जाएगा। तो ये लो 6 फीट। अच्छा, ये 6 फीट कहाँ से आया, तो ये देखो सिमिलरिटी, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 फीट, और ये कितना 12 लेते हैं। इसका बेस कितना 12 फीट डिवाइडेड बाई इसका, यानी x बराबर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना 18 फीट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना 6 फीट, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये पहले 3 बार में कैंसिल हो गया, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी x बराबर कितना 4 फीट, यानी इसको कितना का जरूरत है, तो 4 फीट मिरर का जरूरत है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो इंसान है, ठीक है, इसका नाम है राम, इसका नाम है रहीम, ठीक है ना। अब ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। इसको, ये आदमी को, रहीम को राम का इमेज देखना है इस मिरर में, ठीक है, और पूछा है ना कि ये मिरर का मिनिमम साइज क्या हो ताकि रहीम को राम का इमेज दिख सके। बहुत सिंपल सा सवाल है ये सब। अब क्या करो, बिल्कुल इसके टॉप से ले जाके इसके आंख में क्या करवा दो, ड्रॉप करवा दो। कौन सा रे ड्रॉप होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये देखो इसके टॉप से गया और इसके आंख में ड्रॉप हो गया। ठीक उसी प्रकार इसके बॉटम से ले जाके इसके आंख में क्या करवा दो, ड्रॉप करवा दो, ये है ना। तो ये जो है ना मिरर, ये मिरर अब रिक्वायर्ड मिरर है, बाकी का जरूरत नहीं है। अगर इतना भी होता तो हम इस राम को रहीम देख पाता। अब ये कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही काम। आप यहाँ देखो, ये इसको कर लोगे। अगर ये वाला डिस्टेंस 2x है और ये डिस्टेंस कितना x है, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, सिमेट्री के बेसिस पे, ठीक है। अब फिर वही काम करो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, और डिवाइडेड बाई छोटा वाला ट्रायंगल, मतलब दोनों सिमिलर हो गया ना। तो सिमिलरिटी फिर से अप्लाई कर देंगे। सिमिलरिटी जब अप्लाई करेंगे, सपोज कर लो इसका हाइट कितना है, h है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इसका दिख जाएगा। कैसे, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस x प्लस x 3x, ठीक है। तो लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका बेस ले लेते हैं h, इसका बेस कितना, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, x, h बाई x इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या करो ना, आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। तो ये वाला डिस्टेंस आप ले सकते हो, कितना लोगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3x, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाई छोटे वाला ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा x, ठीक है ना, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा x, ठीक। अब देखो इसको ना x ही मान लिया आपने, तो इसका नाम बदल दो d, ये d, ठीक है। यानी देखो ये वाला हाइट बाई ये वाला हाइट, यानी h अपॉन d, d आपको फाइंड आउट करना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो d बराबर हो जाएगा xh अपॉन 3x, ऐसे करके हम लोग निकाल लिया करेंगे। अगर इसको, इस राम को रहीम का इमेज देखना होता तो क्या करते, तो कुछ नहीं, यहाँ से इंसिडेंट होता टॉप से, ठीक है, और इसके आंख तक लेके जाते, बॉटम से इंसिडेंट होता और इसके आंख तक लेके जाते, और जो रिक्वायर्ड मिरर होता उसी को हम लोग कहते क्या, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बेसिक बात क्या है कि एक टॉप से ले जाके मिरर पे लेके जाओ और इसके आंख तक इंसिडेंट करवा दो जिसको देखना है, ठीक है, और एक बॉटम से लेके जाओ जिसको देखना है उसके आंख तक इंसिडेंट करवा दो, रे डायग्राम वहीं से क्लियर हो जाएगा। और ज्योमेट्री का फिर हेल्प लेके, सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी का हेल्प लेके फिर उसके लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ को ठीक करें। अब हम लोग करेंगे विड्थ ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज। आपने देखा होगा बहुत सारे वो मेकअप किट के अंदर, ठीक है, वैनिटी किट जो होता है उस किट के अंदर बहुत छोटे छोटे मिरर होता है, ठीक है, जिससे जो मतलब फेशियल वगैरह या फिर जो भी मेकअप वगैरह करते हैं उससे आसानी से देख पाते हैं। तो बहुत छोटा सा मिरर होता है, या तो लड़कियों के पर्स में भी बहुत छोटा छोटा मिरर मिलता है, उस मिरर में पूरे फेस को देखा जा सकता है, ठीक है। तो वो विड्थ पूछा जा रहा है कि कितना कम से कम चौड़ा होना चाहिए मिरर ताकि आप अपने पूरे फेस को देख पाओ। अब सवाल ये आता है कि आपका जो फेस होता है, एक इंसान का जो फेस होता है वो किसके बीच डिफाइन होता है, तो वो दोनों कानों के बीच डिफाइन होता है, ठीक है, मतलब एक कान दोनों कान के ही बीच क्या रहता है, फेस रहता है, ऐसा नहीं किसी कान के बाहर भी फेस है, ठीक है ना। तो अगर ये मान लो कान नंबर 1 और ये क्या है, कान नंबर 2, ठीक
ठीक है। तो अगर ऐसा हो, अगर देखना है पूरा फेस को देखना है, तो पूरा फेस को देखने के लिए क्या है, हम लोग जब भी देख रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उस टाइम दोनों आंख काम कर रहा होता है ना। तो यहाँ पहले कान से गया मिरर पे और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक चला गया, ठीक। अच्छा, ठीक उसी प्रकार इस कान से भी जाएगा, इंसिडेंट होगा और क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा कहाँ तक, आंख तक। तो ये आंख तक चला गया, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे। क्या यही रिक्वायर्ड लेंथ है? तो कहेंगे नहीं। अगर और हम कहें कि नहीं सर और छोटा हो सकता है, तो कैसे कर सकते हैं छोटा? देखो ये जो व्हाइट कलर से बना हुआ है ना, ये देखना ध्यान से कि अगर इस वाले कान से निकल के इस वाले आंख तक चला जाए, है ना, और इस वाले कान से निकल के दूसरे वाले आंख तक चला जाए, ठीक। ये देखो, तो यहां से जो गया ये वाला कान इस आंख से दिख जाएगा और ये वाला कान इस आंख से दिख जाएगा। E1 E2 आंख है आपका, तो रिक्वायर्ड लेंथ कितना हुआ? इतना ही तो हुआ, है ना। तो ये जो है ना, ये रिक्वायर्ड मिरर है, ठीक है। इतना ही का जरूरत है, बाकी को आप हटा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए इस केस में इंसान के पास 2 आंख होना चाहिए। अगर 2 आंख है तब देखिए पहले कान का इमेज कौन देख रहा है? दूसरा आंख। और दूसरे कान का इमेज कौन देख रहा है? पहला आंख। और इतना ही लेंथ देखो जरूरत है मिरर का, और बाकी अगर नहीं भी रहे फिर भी हम लोग पूरे फेस को देख पाएंगे। इसीलिए जो वैनिटी केस होता है, ठीक है, मेकअप किट होता है, उसमें देखेंगे आप बहुत छोटा सा मिरर रहता है। तो आप ये नहीं समझ पाते हो क्या इसमें देखा जा सकता है? देखा जा सकता है। देखो यहाँ पे इतने बड़े फेस के लिए इतना बड़ा मिरर का जरूरत है, ठीक है ना। इतने में तो हम लोग का 2-2 फेस आ जाए। तो इसमें देखो ये जो लेंथ है ये बहुत कम जरूरत होता है, बहुत कम चौड़ाई का जरूरत होता है मिरर को देखने के लिए। अगर इसमें कुछ डेटा दे दिया जाए कि ये क्या है, सपोज कर लो दिस इज D1 और ये क्या है, दिस इज D2, यानी D1 इज द सेपरेशन बिटवीन 2 कान्स एंड D2 इज द सेपरेशन बिटवीन 2 आर्क्स, तब आप क्या कहोगे? D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 2, ये है रिक्वायर्ड लेंथ का, रिक्वायर्ड मिरर का लेंथ, ठीक है, रिक्वायर्ड मिरर। ये आप इसको, इस रिजल्ट को याद रखो, ज्योमेट्रिकली इसको प्रूफ किया गया है। क्या होता है? D1 माइनस D1 का मतलब क्या? ये देखो, ठीक है ना, दोनों कान के बीच का सेपरेशन, D1 माइनस D2, D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। जब इंसान को 2 आंख रहेगा तब, यानी 2 आइड पर्सन। बहुत से ऐसे भी इंसान होते हैं जिनको एक ही आंख, जिनका एक ही आंख फंक्शन में होता है, तो उनके लिए ये चीज बदल जाएगा। अगली बार हम लोग वही पढ़ेंगे क्या, जब एक सिंगल आइड पर्सन रहेगा तब, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे सिंगल आइड पर्सन के लिए। सिंगल आइड पर्सन मतलब जिसको एक ही आंख है, देखो यहाँ पे E1 है, ठीक है, दूसरा आंख है ही नहीं, मतलब दूसरा आंख फंक्शन में नहीं हो, ऐसा सोच लो। तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, ये फिर से पहला कान, ये दूसरा कान, ठीक है। पहले कान से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट होके गया आंख तक, और दूसरे कान से रिफ्लेक्ट होके गया आंख तक। अब देखो कितना जरूरत है, तो ये वाला जरूरत है इतना दूर का, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये वाला लेंथ निकालने के लिए, रिक्वायर्ड मिरर का लेंथ निकालने के लिए, वो क्या होगा? इज इक्वल टू, आप यहाँ से यहाँ तक D1 है ना, तो अगर फेस का विड्थ D1 है तो उसको आप डिवाइड कर दोगे हाफ से। ये किसके लिए है? ये है आपको सिंगल आइड पर्सन के लिए। तो जिनका दोनों आंख फंक्शन में था उसको आपने क्या लिखा था? D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 2, जहां पे D1 क्या था? दोनों कान के बीच का सेपरेशन, और D2 क्या था? D2 दोनों आंख के बीच का सेपरेशन, ठीक है ना। क्लियर? नोट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन, और आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। तो डेल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। प्लेन मिरर के लिए आपने पढ़ा था डेल्टा बराबर क्या होता है? पाई माइनस 2i, ठीक है, या फिर पाई प्लस 2i, ठीक है, 2 तरह से। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लेके चले, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए आया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो क्या होगा इन दोनों के बीच का ग्राफ? अब देखो यहाँ तो पाई क्या है? कांस्टेंट है ना, और माइनस 2i क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है? डेल्टा और 2i के बीच, ठीक। तो क्या करेंगे, एक एक्सिस पे किसको ले लिया जाएगा? डेल्टा को, और दूसरे एक्सिस पे किसको ले लिया जाएगा? आई को। चलो इस पे ले लिया जाए डेल्टा और इस पे आई। अब इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? माइनस 2i प्लस पाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कहीं ना कहीं किसके ऊपर आ गया है? तो ये है y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c के ऊपर,
क्लियर। अच्छा, माइनस है इसका मतलब स्लोप कैसा, माइनस m है तो नेगेटिव है स्लोप, स्लोप नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ बनेगा। अच्छा चलो अब देखते हैं, अगर हम डेल्टा बराबर 0 पुट कर दें, ठीक है, इफ डेल्टा बराबर 0 तब क्या हो जाएगा i का वैल्यू, तो देखो 2i इधर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो इसको इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2i, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। तो जब डेल्टा 0 है, जब क्या है डेल्टा 0 है, तो i कितना है, i है पाई बाई 2, तो ये ले लो पाई बाई 2 अपना, मान लेते हैं ये पाई बाई 2 और ये कितना है पाई है। अच्छा उसी प्रकार से अगर i को 0 कर दिया जाए, i को क्या कर दिया है 0, तो i 0 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा बराबर पाई, तो डेल्टा बराबर पाई, यानी जब i को 0 किया जाता है तो डेल्टा बराबर क्या होता है पाई, ठीक है, तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे अपना पाई है। अब ये ग्राफ सीधा बता रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और निगेटिव चुकी है, इसलिए यहाँ पे कैसा ग्राफ बन जाएगा कुछ ये, ठीक है ना, तो डेल्टा और i के बीच ऐसा कुछ ग्राफ बना, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चलो अब देखना है फाइंड आउट द नेट डेविएशन, ठीक है, सवाल है ये, फाइंड आउट द नेट डेविएशन फ्रॉम द गिवन डायग्राम, ठीक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा दो मिरर है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यहाँ से एक आया है रे, ठीक है, जो इंसिडेंट हुआ पहले मिरर के ऊपर, मिरर नंबर फर्स्ट, और ये क्या है मिरर नंबर सेकंड, तो इस पे इंसिडेंट हुआ और ये सवाल में दिया हुआ है कि ये थीटा एंगल से इंसिडेंट हुआ है, तो आपको निकालना है टोटल डेविएशन कितना हुआ। हालांकि सवाल में आपको, इस सवाल में ऐसा दिख रहा है कि 180 डिग्री का हो गया, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते 180 डिग्री का हुआ है। चलो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इसका एक्चुअल पाथ तो ये था, है ना, और चला गया इधर, तो यहाँ इतना डेविएशन हुआ, दिस इज डेल्टा 1, इसको हम कह सकते हैं डेल्टा 1, ठीक है, और ये डेविएशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं ये क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अच्छा उसके बाद यहाँ से आप, ये तो रे को इधर जाना चाहिए था, लेकिन चला किधर गया, इधर गया, ये देखो डेल्टा 2, ठीक है, ये भी किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक, तो ये हो गया डेल्टा 1, ये हो गया कितना डेल्टा 2। सवाल में बस इतना ही दिया हुआ था कि ये थीटा है और बाकी ये डायग्राम दिया हुआ, उसके बाद का प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको हम सीधा लेके आए और ये इतना हो गया, तो कितना हो गया, ये डेल्टा 1 हो गया, ये कितना हो गया डेल्टा 2 हो गया। अब अगर नेट डेविएशन आपसे पूछा जाए डेल्टा नेट, तो आप क्या बताओगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, प्लस क्यों, क्योंकि देखो दोनों का जो सेंस है डेविएशन का वो सेम है, मतलब ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज होता और ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या करते, घटाते, लेकिन ये क्या है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, इसलिए क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब निकालना यह है कि डेल्टा 1 कितना होगा। अच्छा ये आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना 180 डिग्री, अगर ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, ठीक है ना, तो 180 डिग्री में से 2 थीटा घट गया, यानी डेल्टा 1 बराबर कितना आ गया, डेल्टा 1 बराबर 180 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पे पाई माइनस 2 थीटा, डेल्टा 1 तो आपका आ गया। अब देखो थोड़ा सा इस पे और इस ट्रायंगल में जाने की कोशिश करते हैं, क्या मिलेगा, अगर ये थीटा ये भी थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, अब ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया नया वाला, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना 90 माइनस थीटा, अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, ठीक है ना। अब देखो वर्टिकली अपोजिट से अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है थीटा है, ठीक है। अच्छा अब करना क्या होगा, आपको यहां से आपको डेविएशन निकालना है, ये तो डेविएशन है ना नया वाला, तो क्या करेंगे डेल्टा 2 निकालेंगे, कैसे, ये डेविएशन है, ये कैसे निकाला जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक देखिए ध्यान से, ये एंगल कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से इतना देखो माइनस कर देंगे तो डेविएशन निकल जाएगा, क्योंकि इतना ही तो घूमा है ना, तो 180 डिग्री डेल्टा 2 लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 यानी पाई माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यानी माइनस 90 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कितना हो गया पाई माइनस 90 और 90 180, यानी पाई लिख सकते हैं इसको, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, बराबर कितना हो गया, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 थीटा। अब डेल्टा नेट के जगह पे, डेल्टा नेट के जगह पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 बराबर आया था पाई माइनस 2 थीटा, है ना, और ये कितना आया था प्लस 2 थीटा, ये आपस में कैंसल, बराबर कितना पाई, यानी इसमें कितना डेविएशन हुआ था, पाई का डेविएशन हुआ था। क्लियर है ना, नोट कर लें।
चलो तो इसमें फिर से नेट डेविएशन फाइंड आउट करना है, डेल्टा नेट, ठीक है ना। दो मिरर है, दो प्लेन मिरर है, दोनों आपस में कितना इंक्लाइंड है 60 डिग्री के ऊपर। अब इसमें सवाल में ये दिया हुआ है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये क्या है, फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये जो है ना ये पैरेलल टू दिस मिरर आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो मिरर है उसके पैरेलल ये आ रहा है, और ये इंक्लाइंड बस इतना ही दे रखा है। तो अब देखो ये अगर 60 डिग्री है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आप लोग दूसरा डायग्राम बना के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला 60, तो ये भी कितना 60। अच्छा, अब ये तो नॉर्मल है ना इस मिरर के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल तो 90 होता है, तो इसका मतलब ये कितना 30। जब ये 30 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 30, तो ये हो गया कितना 30। अच्छा, अब क्या करें, जब ये 30 है इसका मतलब ये कितना होना चाहिए 60, तो ये हो गया अपना 60। अब देखो इस ट्रायंगल में चलते हैं, तो ये 60, तो ये भी कितना 60, ठीक है। तो ये जब 60 हो गया तो ये देखो नॉर्मल है मिरर के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30, और ये इधर चला गया। अब आपसे पूछा गया है, आप बताइए टोटल डेविएशन कितना हुआ। एक्चुअल में तो लाइट इधर आ रहा था, लेकिन इतना डेविएट हो गया, ये कितना डेविएट हुआ वो देखना है सबसे पहले। अगर देखो ये 60 है तो ये भी कितना है 60 है, ठीक है। तो डेविएशन हमको पता करना है। अगर ये सीधा आता तो 0 डेविएशन था, लेकिन कितना डेविएट किया, इतना डेविएट किया, तो फिर से वही काम करेंगे। टोटल कितना पाई, तो पाई में से कितना ये वाला घटेगा 60, है ना। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा 1 लिखें, इसको हम डेल्टा 1 कह रहे हैं, तो डेल्टा 1 कितना लिखा जाएगा, डेल्टा 1 बराबर देखो पाई माइनस 60, तो पाई माइनस 60। नंबर 1 पहला कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये इधर आ रहा था, एक्चुअल में इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन इतना ये मुड़ गया, ठीक है। अच्छा, ये अगर सीधा होता तब 0 डेविएशन होता, लेकिन इतना मुड़ा, तो 180 माइनस कितना 60 डिग्री, तो डेल्टा 2 इसको लिख रहे हैं हम। तो डेल्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, पाई माइनस 30 प्लस 30 कितना 60, पाई माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो गया। अगर हम अब देखो इसमें डेविएशन देखो, इसमें कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा नेट क्या हो जाएगा, डेल्टा नेट बराबर हो जाएगा कितना, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना पाई माइनस 60 प्लस पाई माइनस 60 कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 120 डिग्री, ठीक है ना। देखो पाई प्लस, देख लो पहले ये वाला क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तभी दोनों को ऐड कर रहे हैं। अगर सोचो ये क्लॉकवाइज होता, ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऐड नहीं किया जाता, सब्सट्रैक्ट किया जाता, ठीक है। तो ये कितना आ गया पाई 2 पाई माइनस 120 डिग्री, नोट कर लीजिए। इसमें कह रहा है ये सवाल कि फाइंड आप नेट डेविएशन फाइंड आउट करो, ठीक है ना। और एक मिरर है जो कितने डिग्री पे है, वर्टिकल से 150 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। अगर ये 150 डिग्री है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, इसमें दे रखा है इन्होंने कि एक इंसिडेंट रे है जो पैरेलल आ रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली इसको हिट करता है, इसको मिरर को, और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चला गया दूसरे मिरर के ऊपर, और ये मिरर क्या है वर्टिकली प्लेस्ड है, और इस मिरर पे जब आया तो रिफ्लेक्ट होके फिर इधर चला गया। पूछा क्या गया है नेट डेविएशन, कैसे फाइंड आउट करोगे। ये वाला एंगल तो आपको पता चल गया कितना डिग्री 30 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल को पूरा कर दिया जाए, ठीक है, तो ये 30, तो ये 90, तो ये कितना हो गया 60, ठीक है ना, ये 60 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट कर दो आप, ये नॉर्मल हो गया मिरर के ऊपर, तो ये नॉर्मल है, तो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना 90 होगा। तो अगर 90 में ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना 30। अब ये 30 हो गया, इसको इस ट्रायंगल को भी आप पूरा कर दो, ठीक है ना। अच्छा, ये टोटल एंगल कितना 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, क्यों, क्योंकि ये वाला देखो 90 डिग्री है, तो 90 60 30। अच्छा, ये 30, तो ये कितना होना चाहिए 60, और ये भी कितना होना चाहिए 60, और ये कितना होना चाहिए 90। चलो पहला काम तो हो गया कि हर एक जगह का एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है हमें, अब निकालना है डेल्टा 1 और डेल्टा 2। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे डेविएशन हुआ नंबर 1 यानी डेल्टा 1, और दूसरा डेविएशन यहाँ पे हुआ है डेल्टा 2। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड आउट करो, कैसे करेंगे, फिर से वही पाई माइनस 2i होता है ना। तो ये देखो कितना 60, यानी डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा पाई
यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना पाई, और इसमें इतना घटा दो तो ये वाला बच जाएगा, है ना। कितना घटेगा, पाई माइनस 60 डिग्री, है ना। दूसरा घटाओ, दूसरा निकालो डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 बराबर क्या लिखोगे आप, पाई माइनस कितना डिग्री। देखो ये अगर पूरा करते ये जाता, है ना, तो उसमें से 60 और प्लस 60 घटाना है ना। तो डेल्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, पाई माइनस 120 डिग्री। अच्छा ये डेविएशन कैसा है, क्लॉकवाइज, ये डेविएशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस बार जुटेगा नहीं, ठीक है, ध्यान देंगे। ये वाला डेविएशन कैसा है, ये वाला है, तो ये देखो घड़ी के डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज है, ये वाला उल्टा है, घड़ी के उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे लिख दो डेल्टा 1 जो था ना एंटी क्लॉकवाइज था, और डेल्टा 2 जो था वो क्लॉकवाइज है। तो जो नेट डेविएशन होगा वो क्या होगा, देखो तो एंटी क्लॉकवाइज कितना, पाई माइनस 60 डिग्री, है ना। ये बड़ा है, कौन बड़ा है, पाई माइनस 60 बड़ा है कि पाई माइनस 120 बड़ा है, ऑटोमेटिक सी बात है, पाई माइनस 60 क्या है, बड़ा है, माइनस, ठीक है, क्या लगाओगे यहाँ पे, पाई माइनस 120 डिग्री। सॉल्व कर दें इसको, पाई माइनस 60 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 120 डिग्री, यानी पाई और पाई क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, ये माइनस में ये प्लस में, तो कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये बताओ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा कि 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, है ना। तो आपको देखो कौन बड़ा था, ये बड़ा था, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा था, यानी यहाँ पे आ जाएगा ACW, जो बड़ा रहेगा ना उसी का सिंबल हम लोग लेते हैं, क्लियर है। बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ द मिरर से, प्लेन मिरर को रोटेट करवा के देखा जाएगा, ठीक है ना। इतना नोट करेंगे, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स का, 100 नोट्स का, उससे आप नोट्स बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।